मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हमारा जो टॉपिक चल रहा था स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की फाइनेंशियल असिस्टेंस के बारे में, उसी को हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं। देखो कल हम लोग टॉपिक चल रहे थे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस व्हिच प्रोवाइड लोन फैसिलिटी टू द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, यानी कि जो इंडस्ट्रीज रिमोट एरियाज में, हिली एरियाज में या विलेजेस में ओपन होती है, ऐसी इंडस्ट्रीज को फाइनेंशियल असिस्टेंस कौन-कौन से ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करते हैं। तो उसमें हम लोगों ने कमर्शियल बैंक के बारे में पढ़ा था, लैंड डेवलपमेंट बैंक के बारे में पढ़ा, रीजनल रूरल बैंक, नाबार्ड, यहाँ तक का हमने टॉपिक पढ़ा। इसके बाद फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में ही नेक्स्ट हमारे पास आता है प्राइमरी एग्रीकल्चर, प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। देखो बेटा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी ये क्या होती है, पहले तो आप लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब क्लियर कीजिए, फिर हम लोग इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखो कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर दोज सोसाइटी व्हिच आर क्रिएटेड बाय द मेंबर्स वॉलंटरी, जिसको कुछ लोग मिलकर, कुछ मेंबर्स मिलके अपनी इच्छा से एस्टेब्लिश करते हैं, उनको कोऑपरेटिव सोसाइटीज कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आज हम इस क्लास में मान लो 15 पर्सन्स बैठे हैं, ठीक है। अब आप देखो कि हम सभी को पता है कि हम सारे मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, या हम लोग फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं कि एक सोसाइटी का फॉर्मेशंस करते हैं, हम लोग एक सोसाइटी बनाते हैं। मान लो हम सभी ने डिसाइड किया कि भाई हम सारे मिलकर एक सोसाइटी बनाते हैं और उसकी पॉलिसी कि हर बंदा अपने पास से 1000 रुपीज पर मंथ या पर ईयर इस सोसाइटी को दे, ठीक है। अब 15% ने मिलकर एक सोसाइटी बनाई, हर महीने 15000 रुपए आते हैं, एक साल में फर्म के पास, सोसाइटी के पास 1,80,000 रुपीज कलेक्ट होते हैं। अब मान लो किसी भी मेंबर को मान लो अर्जेंटली 10,000, 20,000, 50,000 की रिक्वायरमेंट पड़े, तो सोसाइटी के द्वारा उनको पैसा प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार की सोसाइटी को क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी कहा जाता है। तो देखो जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है उनके फाइनेंस के लिए कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी में एक बेटर सोर्स है, इन विच द मेंबर जॉइन द सोसाइटी वॉलंटरली, जिसमें मेंबर्स अपनी इच्छा से सोसाइटी को ज्वाइन करते हैं। दे कंट्रीब्यूट फंड फ्रॉम देयर सोर्सेज and whenever they need they can take the loan from this society at a low rate of interest। कम रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर इस सोसाइटी से उनको लोन फैसिलिटी मिल जाती है। तो ऐसी सोसाइटी को हम लोग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी कहते हैं। तो देखो बेटा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में आप क्या बताएंगे, प्राइमरी एग्रीकल्चर। देखो इसके साथ प्राइमरी एग्रीकल्चरल इसलिए इंक्लूड किया गया कि ये जो सोसाइटी होती है वो मेनली एग्रीकल्चर पर्पस से लोन प्रोवाइड करती है। तो देखो इसमें कह रहा है कि पीपल जॉइन दिस सोसाइटी विलिंगली ऑन द बेसिस ऑफ इक्वालिटी, यानी कि लोग इस सोसाइटी को विलिंगली ज्वाइन करते हैं, अपनी इच्छा से ज्वाइन करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ एडवांसिंग देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट, अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को एडवांसमेंट प्रोवाइड करने के पर्पस से, यानी कि अपनी जो फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स हैं उनको दूर करने के पर्पस से। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सोसाइटी इज टू प्रोवाइड शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म लोन्स टू देयर मेंबर्स। इस सोसाइटी का जो मेन पर्पस है, मेन फंक्शंस है, दैट इज टू प्रोवाइड द शॉर्ट टर्म एंड द मीडियम टर्म लोन टू इट्स मेंबर्स। ये सोसाइटी अपने खुद के मेंबर्स को शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म के लिए लोन फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, ठीक है बेटा। उसके बाद दूसरा हमारे पास आता है, नेक्स्ट हमारे पास है सीपी। देखो नेक्स्ट जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है उसका नाम है सीपी, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। देखो बेटा जैसा कि इसके नाम से क्लियर हो गया है, दिस इज ए बैंक which provide the loan facility for
यानी कि एक ऐसा बैंक होता है जो स्मॉल इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट के लिए लोन फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तो देखो इसके बारे में कहते हैं कि द एम ऑफ दिस बैंक इज टू प्रोवाइड सफिशिएंट फाइनेंशियल हेल्प टू द स्मॉल इंडस्ट्रीज। जो स्मॉल इंडस्ट्रीज है उनको फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करता है। इट आल्सो प्रोवाइड नॉन फाइनेंशियल हेल्प टू देम। देखिए along with the financial help this bank also provide non financial help। नॉन फाइनेंशियल हेल्प का मतलब भाई उनको टेक्निकल गाइडलाइंस प्रोवाइड करना, उनकी कोई भी क्राइसिस है जैसे भाई टेक्नोलॉजी के ऊपर है या कोई मान लो इंपोर्टेड मशीन है जो फॉरेन कंट्री से मंगवानी है तो ये फॉरेन कंट्री से भी उनको मशीनरी वगैरह मंगवा के दे सकते हैं। तो इस प्रकार की नॉन फाइनेंशियल हेल्प भी प्रोवाइड करते हैं। अब इसमें दे रखा है फंक्शंस ऑफ सिडबी। सिडबी के क्या फंक्शंस है, सिडबी क्या क्या काम करता है। तो टू बी टेकिंग स्टेप फॉर द टेक्निकल प्रोग्रेस एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज। स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए स्मॉल इंडस्ट्रीज की टेक्निकल प्रोग्रेस और मॉडर्नाइजेशन के लिए कदम उठाना। टू प्रोवाइड हेल्प इन डेवलपिंग द मार्केट फॉर द स्मॉल इंडस्ट्रीज। देखो जो स्मॉल इंडस्ट्रीज होती है वो कुछ ऐसे प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करती है जिनके लिए कोई एस्टेब्लिश मार्केट नहीं होता, जनरली जिनके लिए कोई मार्केट नहीं होता। तो ये जो बैंक है ये स्मॉल इंडस्ट्रीज के प्रोडक्ट को एक मार्केट प्रोवाइड करता है, यानी कि उनके प्रोडक्ट को सेल आउट करने में हेल्प करता है। रीफाइनेंसिंग द लेबर डोमिनेटेड इंडस्ट्रीज। जो इंडस्ट्रीज लेबर बेसिस के ऊपर काम करती है ऐसी इंडस्ट्रीज ने अगर कोई लोन लिया हुआ है तो उस लोन की रीफाइनेंसिंग का काम करता है। रीफाइनेंसिंग द लेबर डोमिनेटेड इंडस्ट्री। जो भी लेबर डोमिनेटेड इंडस्ट्रीज है जिन इंडस्ट्रीज में लेबर सरप्लस है उन इंडस्ट्रीज को लोन फैसिलिटी प्रोवाइड करना। टू प्रोवाइड लोन ऑन इजी टर्म्स टू स्मॉल इंडस्ट्रीज। जो छोटी इंडस्ट्रीज है जो स्मॉल इंडस्ट्रीज है उनको इजी टर्म्स के ऊपर लोन प्रोवाइड करना। टू मेक अवेलेबल द फैसिलिटी ऑफ फैक्टरिंग, जिसमें फैक्टरिंग मींस गिविंग एडवांस टू द क्लाइंट फॉर द गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट एंड कलेक्ट मनी फ्रॉम द डेटर्स। देखिए टू प्रोवाइड टू मेक अवेलेबल द फैसिलिटी ऑफ फैक्टरिंग। एक नंबर में फैक्टरिंग का मीनिंग भी पूछा जा सकता है। देखो फैक्टरिंग फैसिलिटी क्या होती है कि देखो जो स्मॉल इंडस्ट्री है उनके पास लैक ऑफ फाइनेंस होता है। अब आप देखो कि आर्किटेक्ट में ये भी जरूरी है कि मार्केट में अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए हमें कस्टमर को क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करनी पड़ती है। अब बात ये आती है कि अगर जो स्मॉल इंडस्ट्री है वो क्रेडिट फैसिलिटी कस्टमर को प्रोवाइड कर देगी तो उनके पास तो लैक ऑफ फाइनेंस है, फिर वो अपना प्रोटेक्शन कैसे करेंगे। तो ये जो बैंक है ये स्मॉल इंडस्ट्रीज की क्रेडिट फैसिलिटी के बिहाफ के ऊपर उनको लोन प्रोवाइड करते हैं और इवन उनके जो डेटर्स होते हैं उनसे पैसा भी कलेक्ट करके देते हैं। ठीक है भाई, जो स्मॉल इंडस्ट्रीज के जो भी डेटर्स हैं स्मॉल इंडस्ट्री प्रूफ दे देगी कि मैं इनके पैसा मांगता हूँ, फिर ये स्मॉल इंडस्ट्रीज को उस पैसे की जमानत पे, जो डेटर की जमानत पे लोन दे देंगे और इवन जो डेटर्स होते हैं उनसे पैसा भी कलेक्ट करके देंगे। तो these are some functions which are performed by SIG। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है NSIC। NSIC नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशंस लिमिटेड। इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड। देखो बेटा स्मॉल इंडस्ट्रीज को लोन फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए जो नेक्स्ट इंस्टीट्यूशन है उसका नाम है NSIC, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशंस लिमिटेड। देखो बेटा जो नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड है that was established in 1955 as a central government undertaking। यानी कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के रूप में, सेंट्रल गवर्नमेंट के एक डिपार्टमेंट के रूप में 1955 में एस्टेब्लिश किया गया। देखो इस ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन पर्पज है भाई, इस ऑर्गेनाइजेशन ने ये फील किया कि भाई जो भी नए एंटरप्रेन्योर है, एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है बिजनेसमैन, जो न्यू बिजनेसमैन होते हैं दे फेस द प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ फंड। यानी कि ये एंटरप्रेन्योर फंड की प्रॉब्लम से जूझते हैं। आज मान लो मैं एक बिजनेसमैन हूं, मैं अपना खुद का बिजनेस करना चाहता हूं लेकिन बिजनेस करने के लिए मेरे पास फंड फैसिलिटी नहीं, मेरे पास फंड नहीं। तो ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं
कि ऐसे एंटरप्रेन्योर को जो अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं उनको फाइनेंस फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। Along with financial facility, they also provide many type of other facility to these entrepreneur. देखो जैसे क्या करते हैं कि फॉरेन कंट्री से कोई आपको मशीनरी मंगवानी है वो मंगवा के देंगे, टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे, हायर परचेज सिस्टम के ऊपर एसेट परचेज करेंगे। हायर परचेज सिस्टम क्या होता है जिसमें आप उसको या किसी भी एसेट्स को इमीडिएटली परचेज कर सकते हो, बट यू हैव टू मेक द पेमेंट इन द इंस्टॉलमेंट, यानी कि उस प्रॉपर्टी की उस एसेट्स की जो पेमेंट होगी लेटर ऑन यू कैन मेक द पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट। तो इस प्रकार की फैसिलिटी ये एनएसआईसी प्रोवाइड करते हैं न्यू एंटरप्रेन्योर। तो देखो इसमें ये कहा गया है द नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड वाज सेट अप इन 1955। नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन 1955 में एस्टैब्लिश किया गया था एज ए सेंट्रल गवर्नमेंट अंडरटेकिंग, सेंट्रल गवर्नमेंट के एक डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग के रूप में। It is observed that the main constraint faced by the entrepreneur, entrepreneur का मतलब होता है व्यवसायी, बिजनेसमैन। ये कह रहे हैं it is observed that the main constraint faced by the entrepreneur is the shortage of fund to purchase machinery and equipment। देखो ये फील किया गया कि जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके द्वारा जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम फेस की जाती है दैट इज शॉर्टेज ऑफ मनी टू परचेज द मशीनरी एंड इक्विपमेंट। मशीनों को खरीदने के लिए, इक्विपमेंट को खरीदने के लिए शॉर्टेज ऑफ फंड का होना। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस डिफरेंट, डिफरेंट का मतलब होता है दूर करना। तो देखो नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस डिफरेंट मेनी न्यू एंटरप्रेन्योर फ्रॉम अवेलिंग एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटी। देखो फंड की कमी की वजह से कई नए एंटरप्रेन्योर्स को, कई नए बिजनेसमैन को बिजनेस अपॉर्चुनिटी से वंचित होना पड़ता है, दूर रहना पड़ता है। एनएसआईसी इज एस्टैब्लिश्ड टू कैटर टू दिस नीड ऑफ एंटरप्रेन्योर। कैटर लिख लो या फुलफिल लिख लो। एनएसआईसी इज एस्टैब्लिश्ड टू फुलफिल टू दिस नीड ऑफ एंटरप्रेन्योर। एनएसआईसी एंटरप्रेन्योर की इस प्रकार की जरूरतों को पूरा करने के लिए एस्टैब्लिश किया। द हेड ऑफिस ऑफ एनएसआईसी, देखो हेड ऑफिस तो इसका न्यू दिल्ली में, इसके अलावा मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली और चेन्नई में इसके 4 हेड ऑफिस हैं, मतलब कि 4 अदर ऑफिस हैं। इसके अलावा 11 ब्रांचेस हैं। तो ये कहते हैं कि द हेड ऑफिस ऑफ एनएसआईसी इज सिचुएटेड एट न्यू दिल्ली, 4 रीजनल ऑफिस एट न्यू दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता एंड चेन्नई, and 11 branch office at important cities spread over the entire country। यानी कि एनएसआईसी का हेड ऑफिस दिल्ली में, इसके अलावा 4 रीजनल ऑफिस चारों एरिया को कवर करने के लिए, चारों दिशाओं को कवर करने के लिए मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई और दिल्ली में, और 11 ब्रांचेस ऑल ओवर द इंडिया स्प्रेड। एनएसआईसी प्रोवाइड ए वाइड रेंज ऑफ सर्विस मोस्टली प्रमोशनल इन नेचर टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। यानी कि जो एनएसआईसी है इट प्रोवाइड वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज टू प्रमोट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। यानी कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं उनको प्रमोट करने के पर्पस से, उनके बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के पर्पस से कई प्रकार की सर्विसेज प्रोवाइड करती है। अब बात करते हैं फंक्शंस ऑफ एनएसआईसी। देखो आज की डेट में एनएसआईसी की क्या-क्या फंक्शंस हैं। तो पहले प्रोवाइड इंडिजिनियस एंड इंपोर्टेड मशीनरी ऑन हायर परचेज बेसिस। देखो जो इंडिजिनियस और इंपोर्टेड मशीनरीज हैं, यानी कि जो दुर्लभ और महंगी या विदेशों से मंगवाई जाने वाली मशीनें हैं, उनको हायर परचेज बेसिस के ऊपर प्रोवाइड करना। हायर परचेज बेसिस में क्या होगा कि मशीनरी आपको तुरंत हैंडओवर कर दी जाएगी एंड यू हैव टू मेक द पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट। सेकंड, प्रोवाइड वेरियस इक्विपमेंट ऑन लीज बेसिस। लीज का मतलब जिसको किराया कहते हैं, ठीक है, जिसमें आप लॉन्ग टर्म तक एसेट्स को यूज कर सकते हो, बट यू जस्ट ओनली हैव टू पे द रेंट। तो प्रोवाइड वेरियस इक्विपमेंट ऑन लीज बेसिस, कई प्रकार के इक्विपमेंट प्रोवाइड करना लीज के व्याप के ऊपर, किराए सिस्टम पे, रेंट सिस्टम पे। प्रोवाइड स्केर्स रॉ मटेरियल। देखो एनएसआईसी का जो सबसे बड़ा फंक्शन है दैट इज प्रोवाइडिंग स्केयर रॉ मटेरियल। कुछ रॉ मटेरियल ऐसे हैं जो बहुत दुर्लभ है, बहुत कम मिलते हैं मार्केट में, ओपन मार्केट में नहीं मिल पाते। तो
तो प्रोवाइडिंग सच टाइप ऑफ रॉ मटेरियल, एनएसआईसी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को इस प्रकार के रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है। असिस्ट इन मार्केटिंग ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की प्रोडक्ट की मार्केटिंग में हेल्प करना, यानी कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के जो प्रोडक्ट हैं उनको मार्केट में बेचने में हेल्प करना। हेल्प्स इन एक्सपोर्टिंग द प्रोडक्ट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के प्रोडक्ट की एक्सपोर्टिंग में हेल्प करना। अगर हमारा प्रोडक्ट इस प्रकार का है व्हिच इज टू बी सेंट टू सम फॉरेन कंट्री, तो उसके एक्सपोर्ट में हेल्प करना। प्रोवाइड ट्रेनिंग टू वर्कर ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन वेरियस ट्रेड्स, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की जो वर्कर्स हैं उनको अलग-अलग ट्रेड में ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, अलग-अलग चीजों की ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। हेल्प्स इन अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशंस के लिए काम करना, एफर्ट्स करना कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में अडॉप्ट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं वो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर पाए। अंडरटेक कंस्ट्रक्शंस ऑफ इंडस्ट्रियल एस्टेट्स, इंडस्ट्रियल एस्टेट्स की कंस्ट्रक्शंस का काम देखना, यानी कि इंडस्ट्रीज की कंस्ट्रक्शंस का काम देखना। प्रोवाइड्स एडवाइजरी सर्विस, देखो कई बार क्या होता है कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होते हैं उनको कुछ एडवाइसेस चाहिए होती है, ठीक है, तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये एडवाइजरी सर्विस प्रोवाइड करता है, एडवाइस देता है कि भाई आप इस तरीके से प्रोडक्शन करो, ये काम करो, इससे आपको बेनिफिट मिलेगा, जो भी एडवाइस दे सकते हैं बेनिफिट के लिए वो प्रोवाइड करते हैं। और प्रोवाइड रॉ मटेरियल एट रीजनेबल रेट्स, देखो एनएसआईसी का एक फंक्शन है रीजनेबल रेट के ऊपर रॉ मटेरियल प्रोवाइड करना टू द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, तो प्रोवाइडिंग रॉ मटेरियल एट द रीजनेबल प्राइस। These are the functions which are performed by the NSS. अब उसके बाद आता है DIC, देखो नेक्स्ट जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है दैट इज DIC, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर, DIC। देखो बेटा जो DIC है ना वो सबसे पहले 1977 में एस्टैब्लिश किया था, when the government of India declared new industrial policy। 1977 में इंडियन गवर्नमेंट ने अपनी नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी को एक्सप्लेन किया था, अनाउंस किया था। उस समय जो DIC है दैट वाज एस्टैब्लिश्ड, उस समय DIC को एस्टैब्लिश किया था। देखो जो मेन ऑब्जेक्टिव था DIC का दैट इज टू प्रोवाइड ऑल द सर्विस इन ए पर्टिकुलर एरिया, यानी कि एक ही पर्टिकुलर एरिया में सभी प्रकार की सर्विस प्रोवाइड करना। देखो क्योंकि इसका नाम डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर है तो ये अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए काम करती है। इनका जो मेन फंक्शन होता है दैट इज टू प्रमोट द इंडस्ट्रीज इन द पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट, जिस डिस्ट्रिक्ट में ये काम कर रहे हैं मेनली उस डिस्ट्रिक्ट की इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना इनका मेन फंक्शन है। तो देखो इसमें कह रहे हैं, इसमें क्या बताया गया है DIC के बारे में, द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर यानी कि DIC came during 1977 when Government of India announced the new industrial policy on 23rd of December 1977। यानी कि DIC का कॉन्सेप्ट एग्जिस्टेंस में तब आया था 1977 में when the Government of India announced the new industrial policy, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपनी नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी को डिक्लेयर किया 23rd of December 1977। It laid special stress on the development of small, teeny, cottage and village industries in a particular area। ये एक पर्टिकुलर एरिया में स्मॉल, टीनी, कॉटेज और विलेज इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं। The main objective of DIC is to make available all necessary services at one place। देखिए DIC का जो मेन ऑब्जेक्टिव है दैट इज टू प्रोवाइड ऑल नेसेसरी सर्विसेज एट वन प्लेस, एक ही प्लेस के ऊपर सारी सर्विसेज प्रोवाइड करना। The finance for setting up DIC in a state
are contributed equally by a particular state government and the central government. देखो DIC को सेटअप करने के लिए किसी भी पर्टिकुलर स्टेट में, जैसे किसी भी पर्टिकुलर स्टेट में DIC को एस्टेब्लिश करना है, तो उसके लिए जो फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होगी दैट विल बी पेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट इक्वल। भाई जैसे किसी DIC को एस्टेब्लिश करने के लिए 100 करोड़ की रिक्वायरमेंट है, तो 50 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, 50 करोड़ स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। For the purpose of allotment of land, work, shade, raw material, etc. यानी कि जैसे इनवेस्ट प्लेसमेंट करने का मतलब है भाई इसके लिए लैंड अलॉट करना, वर्क शेड देना, रॉ मटेरियल देना, ये सारे काम के लिए जो फाइनेंस है दैट विल बी प्रोवाइडेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज सेंट्रल। DIC functions under the Directorate of Industries। देखो जो DIC है वो इंडस्ट्री का जो डायरेक्टरेट है उसके अंडर वर्क करते हैं। Each DIC is headed by a general manager and 3 project manager to look after the various activity of DIC। देखो DIC की डिफरेंट एक्टिविटी को मैनेज करने के लिए एक जनरल मैनेजर और 3 प्रोजेक्ट मैनेजर होते हैं। 1 जनरल मैनेजर एंड 3 प्रोजेक्ट मैनेजर। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, फंक्शंस ऑफ DIC। देखो DIC क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है, उसके मेन वर्क कौन-कौन से हैं? तो देखो इसके जो मेन फंक्शंस है वो है एक्ट एज द फोकल पॉइंट ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। यानी कि पर्टिकुलरली किसी भी डिस्ट्रिक्ट के इंडस्ट्रियलाइजेशन के फोकल पॉइंट यानी कि सेंटर पॉइंट के रूप में काम करता है। एक्ट एज ए फोकल पॉइंट या सेंटर पॉइंट फॉर द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट के इंडस्ट्रियलाइजेशन के सेंटर पॉइंट के रूप में वर्क करना। Second, identifies project and entrepreneur for setting up of small scale industrial units। देखो जो small scale industrial units है उनसे रिलेटेड प्रोजेक्ट को आइडेंटिफाई करना और उन एंटरप्रेन्योर की पहचान करना जो इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को एस्टेब्लिश कर सकते हैं। इशू परमानेंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल यूनिट्स। देखो जो SSI यूनिट्स हैं, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, उनके लिए परमानेंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू करना। नेक्स्ट, प्रोवाइड लोन, वर्कशीट एंड रॉ मटेरियल टू SSI यूनिट्स। जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, जो यूनिट स्मॉल स्केल के ऊपर बिजनेस करना चाहती है, उनके लिए लोन प्रोवाइड करना, वर्कशीट का मतलब काम करने की जगह प्रोवाइड करना, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करना। नेक्स्ट, रिकमेंड्स वेरियस इंसेंटिव्स टू SSI यूनिट एज पर प्रोविजन ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी। देखो जैसे अभी आप लोगों ने सुना होगा कि जब लॉकडाउन चला था तो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी ने एक पैकेज दिया था कि भाई जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट के लिए हम 20 लाख करोड़ रुपए का बजट पास करते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली में जो DIC है ना वो कई प्रकार की इंसेंटिव्स की अप्रूवल लेता है, उसके लिए रिकमेंडेशंस देता है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को कि भाई इन इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट के लिए आप ये फाइनेंशियल पैकेज प्रोवाइड करो। तो इसमें ये कह रहे हैं कि रिकमेंड्स वेरियस इंसेंटिव टू SSI यूनिट्स एज पर प्रोविजन ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी। इंडस्ट्रियल पॉलिसी के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग SSI यूनिट्स के लिए कई प्रकार के इंसेंटिव रिकमेंड करना। प्रोवाइडिंग मार्केट सपोर्ट टू SSI यूनिट्स। देखो SSI यूनिट को मार्केटिंग सपोर्ट प्रोवाइड करना। मार्केटिंग सपोर्ट का मतलब अभी मैंने बताया कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है उनका प्रोडक्ट नहीं बिक पाता तो उनके लिए मार्केटिंग फैसिलिटी देना। एक्ट एज ए लिंक बिटवीन द एंटरप्रेन्योर एंड द लीड बैक ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। यानी कि एंटरप्रेन्योर बिजनेसमैन और उस डिस्ट्रिक्ट के लीड बैंक के बीच में एक लिंकर का काम करना, दोनों के बीच में नेगोशिएशन करवाना। Implements गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम फॉर एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड। देखो जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड है, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड का मतलब जो एजुकेटेड पर्सन है लेकिन उसको नौकरी नहीं मिलती, उसको गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम उसके ऊपर अप्लाई करना है। जैसे भी मान लो आज के दिन जवाहरलाल नेहरू रोजगार योजना है जिसके अंतर्गत अगर कोई भी बेरोजगार व्यक्ति 1 लाख रुपए तक का लोन लेना चाहे
तो उसको वो 1,70,000 का लोन मिल मॉर्निंग से बेटा नीचे 8:30 से 2:40 implements government sponsored scheme for educated unemployed, helps entrepreneur in obtaining license from the electricity board, water supply board etc. देखो जैसे कई बिजनेसमैन अपना बिजनेस स्टेबलाइज करते हैं, बिजनेस स्टेबलाइज करने के बाद उनको कई प्रकार की प्रॉब्लम आती है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से इलेक्ट्रिक मीटर नहीं मिलता, वाटर सप्लाई के लिए वाटर कनेक्शन नहीं मिलता, तो इन बोर्ड के इनसे कांटेक्ट करके लाइसेंस प्रोवाइड करना, यानी कि हेल्प एंटरप्रेन्योर इन ऑब्टेनिंग लाइसेंस फ्रॉम द इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, वाटर सप्लाई बोर्ड एटसेट्रा, इनसे लाइसेंस दिलवाना और प्रोवाइड असिस्टेंस टू द एंटरप्रेन्योर टू प्रोक्योर इंपोर्टेड मशीनरी एंड रॉ मटेरियल, यानी कि एंटरप्रेन्योर को हेल्प प्रोवाइड करना इंपोर्टेड मशीनरी और रॉ मटेरियल को प्राप्त करने में, यानी कि ये हेल्प प्रोवाइड करना है ताकि जो एंटरप्रेन्योर है उनको रॉ मटेरियल और मशीनरीज मिल पाए। ठीक है बेटा, तो दीज आर सम फंक्शंस परफॉर्म बाय द डीएक्स। ये आपका 8.1 कंप्लीट है। कल से हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।